हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 18 प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं 17 में, लेक्चर 17 में। उसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, कुछ और नई थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम सिर्फ उन्हीं रिजल्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली CSIR नेट, JRF, IIT जैम एंड गेट के पर्पज से। ठीक है, तो ये रीएनालिसिस का हमारा 18th लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंस के बारे में। तो अगर दो सीक्वेंस हमारी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहलाएंगी, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस, कॉम्प्लीमेंट्री समझते हैं ना कि उनके यूनियन करेंगे, दो सीक्वेंसेस हैं, उनका यूनियन करें तो ओरिजिनल सीक्वेंस मिल जाए, और उनका इंटरसेक्शन करें तो उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, इंटरसेक्शन फाई आ जाए उसका। ठीक है, two complementary subsequence of a sequence an converge to same limit point, then sequence an is convergent and the converse of the same converge on the same point। अगर दो complementary subsequences हैं और वो same point के ऊपर converge कर रही हैं, तो जो original sequence है वो भी उसी point पे converge करेगी और वो convergent sequence कहलाएगी। कोई sequence थी, उसकी दो complementary subsequence बना ली हमने, एक बना ली हमने A to N और दूसरी A to N+1, दो सब सीक्वेंसेस बना ली। ठीक है, ये वाली सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही थी किसी L के ऊपर, और ये जो दूसरी थी ये भी किसी L के ऊपर कन्वर्ज कर रही थी। तो जिसकी ये सब सीक्वेंसेस बनी है AN, वो भी L पे ही कन्वर्ज करेगी और कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी। ये मैंने यहाँ लिखा है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी AN कन्वर्ज टू L, एंड दूसरी वाली जो 2N+1 ये भी कन्वर्ज कर रही है अगर L के ऊपर, तो जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो भी L पे ही कन्वर्ज करेगी और ये फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी। ठीक है बात। सेकंड प्रॉपर्टी, every limit point of a subsequence is also a limit point of the sequence, but converse not true। limit point of subsequence limit point of subsequence is also a limit point of sequence। ठीक है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब सब सीक्वेंस के जो लिमिट पॉइंट है, सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट, ये कह रहा लिमिट पॉइंट ऑफ द सब सीक्वेंस इज आल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। वो सीक्वेंस का भी होगा लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं। ठीक है, उल्टा ट्रू नहीं मतलब क्या हो गया कि जो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हमने मान लिया AN को सीक्वेंस ली, ठीक है, इसकी सब सीक्वेंस हो जाएगी एक, अगर हम पॉजिटिव नंबर लेंगे एन, इवन इवन लेंगे 2 4 6, तो ये A2N1 आ जाएगी। ठीक है, और A2N+1 लेंगे तो -1 आ जाएगी। ठीक है, दो सब सीक्वेंसेस बन गई, एक सब सीक्वेंस ये रही, एक सब सीक्वेंस ये रही। ठीक है, तो A2N and A2N+1 has limit point of AN but 1 and -1। ये दोनों लिमिट पॉइंट जो है सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट है, लेकिन 1 एंड -1 विच आर द लिमिट पॉइंट ऑफ AN आर नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ द सब सीक्वेंस। ठीक है, ये सब सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, जो लिमिट पॉइंट होगा सीक्वेंस का, वो सब सीक्वेंसेस के भी होंगे, लेकिन सब सीक्वेंस के जो लिमिट पॉइंट है वो सीक्वेंस के हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर हमने यही पॉइंट डिस्कस किया है। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर, if a subsequence has a limit point, subsequence के पास लिमिट पॉइंट है, then that limit point will be the limit point of the sequence। ठीक है, सीक्वेंस सब सीक्वेंस के पास अगर कोई लिमिट पॉइंट होता है, ये इसका बिल्कुल उल्टा इसका कन्वर्स है इस वाले रिजल्ट का। ये कह रहा है कि if a subsequence has a limit point, अगर सब सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है, then that limit सॉरी लिमिट पॉइंट नहीं, लिमिट, ये इसको अंडरलाइन, लिमिट की बात हो, लिमिट होती है तो एक ही पॉइंट, एक ही मतलब पॉइंट होता है जिसपे कन्वर्ज करती है सब सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, वहां लिमिट पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ पर लिमिट की बात हो रही है। इफ अ सीक्वेंस हैज a limit then that limit will be the limit of the सब सीक्वेंस। यहाँ पर आएगा सीक्वेंस। ठीक है, तो जो सीक्वेंस का लिमिट होगा वही सब सीक्वेंस का भी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, अ सीक्वेंस हैज नो लिमिट पॉइंट इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस हैज नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा इफ एंड ओनली बोथ साइड ट्रू है, मतलब इधर से भी ट्रू है और इधर से भी ट्रू है, कन्वर्स भी ट्रू है और राइट हैंडेड भी ट्रू है। सीक्वेंस हैज नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, अगर किसी भी सीक्वेंस के पास कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं हुई, तो उस सीक्वेंस के पास भी उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट जो होगा वही सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ये कह रहा है कि उसके पास कोई भी हैज नो सब कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं, जितनी भी सीक्वेंस सब सीक्वेंस है सारी ही डाइवर्जेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सीक्वेंस के पास भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्लियर। पॉइंट नंबर 5, इफ अ सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट,
ध्यान से देखना, इफ अ सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट देन इट हैज अ सब सीक्वेंस विच कन्वर्ज टू दैट लिमिट पॉइंट। अगर किसी सीक्वेंस के पास कोई एक लिमिट पॉइंट है, ठीक है, तो एक सब सीक्वेंस ऐसी जरूर एग्जिस्ट करेगी कि वो सब सीक्वेंस भी इसी पे कन्वर्ट करेगी, मतलब उस सब सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट यही होगा। यही है फिफ्थ पॉइंट। इफ अ सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, सीक्वेंस के पास अगर कोई लिमिट पॉइंट है देन इट हैज अ सब सीक्वेंस विच इज कन्वर्ज टू दैट लिमिट पॉइंट, वो सब सीक्वेंस उस लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी अगर सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है तो। कम से कम एक सब सीक्वेंस जरूर मिल जाएगी आपको कि जो उस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ये तो सीधी सी बात है कि ये कह रहा है सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट, सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है इफ एंड ओनली इफ इट हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक सब सीक्वेंस के पास लिमिट है, ठीक है, तो वो जो सब सीक्वेंस के पास जो लिमिट होगी जब भी तो कन्वर्ज करेगी ना सब सीक्वेंस, वो जो उसकी ओरिजिनल सीक्वेंस है जिसकी वो सब सीक्वेंस है उसका वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा, एक लिमिट पॉइंट उसका वो मिल जाएगा। इसलिए लिखा अ सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट इफ एंड ओनली इफ इट है, दोनों साइड से कंडीशन ट्रू है, इफ इफ एंड ओनली इफ इट हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है उसके पास तो लिमिट पॉइंट मिलेगा, और लिमिट पॉइंट है अगर किसी सीक्वेंस के पास तो उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाएगी। ये बिल्कुल यही बात है, अगर किसी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है तो कम से कम एक सब सीक्वेंस ऐसी मिलेगी जो उसके ऊपर कन्वर्ज कर रही होगी उस पॉइंट के ऊपर, तो उस सब सीक्वेंस के लिए वो उसका लिमिट हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि कन्वर्ज कर रही है। तो ये रिजल्ट सिक्स वाला दोनों साइड से ट्रू है। होप सो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं एल्गोरिथम ऑफ शोइंग। एक एल्गोरिथम है, कुछ चार हम स्टेप्स है जिससे हम शो कर सकते हैं, लिमिट को एग्जिस्ट करा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कह रहा है कि शोइंग दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n इक्वल टू l, स्टेप बाय स्टेप से चलेंगे तो चार स्टेप है हमारे पास शो करने के लिए। सबसे पहले हम a n माइनस l, जो भी उस l दे रखा है, लिमिट पॉइंट दे रखा है, जो भी लिमिट दे रखी है a n माइनस l फाइंड करेंगे, a n माइनस l का मॉडुलस टू गेट द फंक्शन। इसको जो सॉल्व करेंगे एक फंक्शन ऑफ n मिल जाएगा, फाई n लिख दिया, ठीक है। उसके बाद स्टेप टू में क्या करना है, ये जो फाई n मिला है, फाई n सॉल्व फाई n टू गेट n ग्रेटर देन साई ऑफ एप्सिलॉन। एक साई ऑफ एप्सिलॉन निकालेंगे हम इसको सॉल्व करके। अब इसे एक एग्जांपल से देखेंगे इसे हम। स्टेप थर्ड में वैलिडेशन स्टेप है, इफ एप्सिलॉन, ये वाली जो साई एप्सिलॉन है, इज डिफाइंड फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन सेट m सच दैट, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगी m मान लेंगे उसको। फोर्थ में क्या करेंगे, क्लेम करेंगे कि n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो यहाँ से इंप्लाइज हो जाएगा an माइनस n लेस देन एप्सिलॉन। तो ये चार स्टेप है, चार स्टेप में एक एल्गोरिथम बनाई गई है टू शो द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इक्वल टू n, ठीक है। इसको हम समझते हैं एक अब एग्जांपल से। जैसे ये एक सीक्वेंस है an अंडर रूट n प्लस वन माइनस अंडर रूट n, तो हमें शो करना है कि इसकी लिमिट 0 है। तो an पहले सीक्वेंस दे रखी थी, इसको रेशनलाइज करने के बाद हमने ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके an को हमने ऐसा बना लिया, ठीक है। an अब हमारे पास कुछ ऐसी दिखाई देने लगी है। अब वो लगाएंगे हम an माइनस एल, एल का मतलब यहाँ पर 0 है, ये जो l है, ठीक है। तो an माइनस 0, an माइनस एल को फाइंड किया, 1 अपॉन अंडर रूट 0 तो 0 ही होता है, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस अंडर रूट n। भाई ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा सा इससे ग्रेटर हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है, ग्रेटर नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये स्मॉल हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन अंडर रूट n, 1 अपॉन अंडर रूट n लेस देन में आ गया, तो ये हो गया 2 रूट n, ठीक है। इसी को हमने लेस देन एप्सिलॉन लिख लिया, तो यहाँ से हमें वो फंक्शन मिल गया फाई n जो हमें ढूंढना था, ठीक है। टू गेट द फंक्शन फाई n मिल गया 1 अपॉन 2 रूट n, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये 1 अपॉन 2 इसको हमने इससे एप्सिलॉन से लेस देन रखा, जैसे यहाँ पर हम रखा हुआ है, ठीक है ना, एप्सिलॉन से लेस देन रखा, और यहाँ से हमने इसे सॉल्व करने के बाद 1 अपॉन दोनों साइड का स्क्वायर किया, और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर ली, n ग्रेटर देन 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन स्क्वायर। स्टेप थर्ड, हेयर एप्सिलॉन फाई इक्वल टू 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन स्क्वायर, ये एप्सिलॉन फाई हो गया 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन स्क्वायर, एंड वैलिड फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। भाई ग्रेटर देन 0 के लिए तो ये वैलिड ही है ना, हमने यहाँ से साई एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसकी एक हमने ये वाला फ्लोर फंक्शन लगा के इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हमने निकाल ली, इसको हमने इस m नाम दे दिया। स्टेप 4 में क्या किया, m ग्रेटर देन n ग्रेटर देन इक्वल टू m an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, वही हमने एल्गोरिथम का फोर्थ स्टेप यहाँ पे लगाया। तो इससे ये प्रूफ हो गया हमारे पास कि 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस an। तो ये चार स्टेप में इस तरह से हम एक एल्गोरिथम लगा के हम प्रूव कर सकते हैं कि जो गिवन पॉइंट है वो लिमिट है ऑफ द गिवन सीक्वेंस की, ओके।
चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम के बारे में बात करते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये थ्योरम वगैरह। इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू a, ठीक है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, बड़ा ध्यान रखने की बात है, ठीक है, बल्कि a नहीं है, ये an है, ठीक है, ये an है, an, ये नॉन जीरो सीक्वेंस थी जो कन्वर्ज कर रही है a के ऊपर। देन there exists a positive integer k, there exists a positive integer k and positive integer m such that an greater than m and n greater than equal to m, ठीक है। अगर ये रिजल्ट ट्रू है देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर k, एक पॉजिटिव नंबर k एक एस इस तरह से एग्जिस्ट करेगा एंड पॉजिटिव नंबर m एक इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि an की वैल्यू, an के मॉडुलस की वैल्यू उस पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर देन होती रहेगी n की सभी वैल्यूज के लिए जो एक m के बाद आती हैं, ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m, मतलब यहाँ पर m के बाद आने वाली मतलब m+1 m+2 m+3 ऐसे तो चल जाए, इससे ग्रेटर रहेगी वैल्यू, इसकी वैल्यू ग्रेटर रहेगी एक इंटीजर k से। तीसरा नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो ये है कि अगर an कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है a के ऊपर और कोई bn सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रही है b के ऊपर, और ये कंडीशन यहाँ पर गिवन है कि an जो है, an वो लेसर देन और इक्वल टू bn है फॉर ऑल n के लिए, देन ये ऑलवेज ट्रू होगा। मतलब उनकी जो लिमिट पॉइंट है जो जिस पर कन्वर्ज कर रही है L1 L2 है, ठीक है। तो अगर ये रिलेशन है an सीक्वेंस an लेस देन इक्वल टू सीक्वेंस bn, तो L1 भी लेस देन होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा L2 से, ये सिंपल सी बात ही है, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट है सैंडविच थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। सैंडविच थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास तीन सीक्वेंसेस हैं an bn और cn, ठीक है, सैंडविच थ्योरम, सैंडविच मतलब सैंडविच जैसे सैंडविच होता है ना, ये वही सैंडविच है बेसिकली, बीच में दबा हुआ इसमें। an bn and cn are three sequences such that bn lies between an and cn, okay, so bn is less than equal to cn and greater than equal to an for all n, अगर ये कंडीशन होती है एंड लिमिट an और cn की लिमिट एग्जिस्ट करती है और दोनों एक ही आती है, एंड लिमिट ऑफ an एंड cn एग्जिस्ट करती है और सेम आती है, देन लिमिट ऑफ b की भी वही होगी जो a और c की थी। ये सिंपल सी बात ये है कि अगर an और cn की लिमिट एग्जिस्ट करती है और सेम आती है, सेम मतलब l, हमने एक नंबर l मान लिया, तो जो बीच वाली सीक्वेंस थी उसकी लिमिट भी l ही होगी, ये सैंडविच थ्योरम कहलाती है, ठीक है। अब कुछ अलजेब्रा है, अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस है, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में, कि अगर an एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ज करती है a पे एंड bn एक सीक्वेंस है जो b पे कन्वर्ज करती है, तो उनका सम an प्लस bn कन्वर्ज करेगा a प्लस b पे, उनका प्रोडक्ट a डॉट b पे, a और b इनके लिमिट पॉइंट्स हैं, an अपॉन bn a अपॉन b पे कन्वर्ज करेगा प्रोवाइडेड bn नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड मॉडुलस ऑफ an कन्वर्ज करेगा मॉडुलस ऑफ a के ऊपर, ओके, a और b क्या है यहाँ पर लिमिट, इनके लिमिट पॉइंट्स हैं। अब एक और नोट है यहाँ पर, ये भी रिजल्ट ही है, इफ एनी वन ऑफ द सीक्वेंस, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर कई हम देखेंगे, इसके डिस्कार्ड करेंगे, इसके ऊपर तो ये मानो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आता है इसके ऊपर, इस रिजल्ट के ऊपर। क्या रिजल्ट है कि इफ एनी ऑफ द सीक्वेंस an एंड bn नॉट कन्वर्जेंट, अगर दोनों में से एक भी कन्वर्जेंट नहीं है, देन वी कांट से, वी कैन नॉट से अबाउट देयर सम, देयर डिफरेंस, देयर प्रोडक्ट, देयर डिवीजन। अगर दो सीक्वेंसेस आपको दे रखी हैं और वो कह दे कि एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है दूसरी कन्वर्जेंट नहीं है, या एक दोनों डाइवर्जेंट है, या कुछ भी कह दे, तो आप उनके सम, डिफरेंस, डिवीजन और प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, वो अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक सीक्वेंस an है जो डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी तक को, दूसरी सीक्वेंस bn है जो डाइवर्ज कर रही है माइनस इन्फिनिटी तक को, लेकिन इनका सम जो है कन्वर्ज कर जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ये ले लिया एग्जाम्पल, an एक सीक्वेंस ले ली n, bn सीक्वेंस ले ली माइनस n, सम करेंगे 0 आ जाएगा जो कन्वर्ज कर रहा है। तो सीक्वेंसेस दोनों डाइवर्ज कर रही थी, एक प्लस इन्फिनिटी तरफ जा रही थी, एक माइनस इन्फिनिटी को भाग रही थी, लेकिन जब सम किया तो कन्वर्ज कर गई। दूसरा एग्जाम्पल, अगर an एक सीक्वेंस ले ली हमने जो डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी तक को, bn एक सीक्वेंस ले ली जो डाइवर्ज कर रही है माइनस इन्फिनिटी तक को, लेकिन उनका सम जो है वो डाइवर्ज कर रहा है। यहाँ पर सम उनका कन्वर्ज कर रहा था, उनका सम डाइवर्ज भी कर सकता है, कन्वर्ज भी कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए an सीक्वेंस ही ले ली, bn सीक्वेंस ही ले ली, सम किया तो माइनस n आ गया जो कि डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं कह सकते डाइवर्ज के केस में या कन्वर्जेंट के केस में, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और भी इसके कुछ रिजल्ट हैं वो भी हम देखते हैं। ओके, सो तीसरा रिजल्ट ये है कि अगर एक सीक्वेंस है हमारे पास
ए एन जो डाइवर्ज कर रही है, बी एन है वो भी डाइवर्ज कर रही है, लेकिन सम इसका ऑसिलेट भी कर सकता है। देख रहे हो आप, सम कन्वर्ज भी कर सकता है, सम डाइवर्ज भी कर सकता है, सम ऑसिलेट भी कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक सीक्वेंस ये ले ली हमने, ए एन और बी एन सीक्वेंस ये ले ली, जब इनका सम किया हमने तो ये आ गया -1 +1 -1 +1, जो कि -1 की पावर n बनना, ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। तो दोनों डाइवर्ज कर रही थी, लेकिन सम उनका ऑसिलेट भी कर सकता है। नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर सीक्वेंस हमारी ए एन डाइवर्ज कर रही है और बी एन कन्वर्ज कर रही है, बट ए डॉट बी एन डाइवर्ज कर सकता है, जबकि एक डाइवर्ज कर रही है, एक कन्वर्ज कर रही है। एग्जाम्पल ले लिया, एक हमने ये ले लिया 1/n², एक ले लिया बी बराबर ले लिया 1/n, प्रोडक्ट किया तो n आ गया, डाइवर्ज कर रहा है। जबकि एक इसमें से ये वाली डाइवर्जेंट है और ये वाली कन्वर्जेंट है, लेकिन प्रोडक्ट इनका डाइवर्जेंट आ गया। इसका उल्टा भी ट्रू है भाई। देखो, एक हमने सीक्वेंस ले ली जो डाइवर्ज कर रही है, दूसरी सीक्वेंस ले ली फिर से कन्वर्ज कर रही है, लेकिन प्रोडक्ट फिर कन्वर्ज भी कर सकता है, ऐसा नहीं हर बार डाइवर्ज ही करेगा। सीक्वेंस ले ली हमने ए एन, ठीक है, ये आपको इसको ए एन को ले लिया हमने डाइवर्जेंट सीक्वेंस, बी एन ले लिया 1/n² जो कन्वर्जेंट है, मल्टीप्लाई करा दोनों को तो 1/n आ गया जो कन्वर्जेंट हो गया। तो प्रोडक्ट डाइवर्जेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट कन्वर्जेंट भी हो सकता है। इसी तरह से अगर एक सीक्वेंस ए एन डाइवर्ज कर रही है इनफिनिटी तक को, बी एन कन्वर्ज कर रही है, लेकिन वो दोनों दोनों प्रोडक्ट ऑसिलेट भी कर सकता है। तो दोनों प्रोडक्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रोडक्ट यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है। ए एन बराबर ये ले लिया, एक सीक्वेंस ले ली एन जो कि डाइवर्ज कर रही है इनफिनिटी तक को, बी एन ले ली एक सीक्वेंस जो कि कन्वर्ज कर रही है, जब प्रोडक्ट किया तो -1 की पावर n आ गई जो कि ऑसिलेट कर रहा है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस का प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, वो ऑसिलेट भी कर सकता है, डाइवर्ज भी कर सकता है और कन्वर्ज भी कर सकता है। ठीक है बात। अब एक दो थ्योरम्स बस ये और है, और ये इसके बाद लेक्चर फिनिश हो जाएगा। सिंपली सी बात, एक थ्योरम ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इफ ए एन इज अ सीक्वेंस सच दैट ए एन नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी एन, ठीक है, ए एन नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी एन एंड ए एन अपॉन एल कन्वर्ज टू एल। देखो, ए एन के बारे में बात नहीं हो रही अभी, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन अपॉन ए एन अगर एल पे कन्वर्ज कर रही है और एल की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, मॉड ऑफ एल लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन 1, देन लिमिट ऑफ ए एन 0 आएगी, ठीक है, और लिमिट इसकी इन्फिनिटी आएगी अगर एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो एल पे डिपेंड कर रहा है। ए एन सिंपल कोई एक सीक्वेंस है, नॉन जीरो सीक्वेंस है, ठीक है, और ए एन अपॉन ए एन प्लस वन अपॉन ए एन किया तो वो एल आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो एल है अगर, और अगर एल की वैल्यू, इस वाले एल की वैल्यू जो है वो मॉड ऑफ एल लेस देन 1 का मतलब हो गया -1 से +1 के बीच में, +1 -1 से +1 के बीच में है, ठीक है। अगर ये है तो सीक्वेंस की लिमिट 0 पे कन्वर्ज करेगी सीक्वेंस, और अगर एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीक्वेंस डाइवर्ज कर जाएगी। सिंपल सा इतना सा रिजल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट है, ये तो दो छोटे छोटे रिजल्ट है लेकिन ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, सिंपल सीक्वेंस की बात हो रही है, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस इज क्लोज सेट। लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है क्लोज सेट होता है, लेकिन अगर सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके लिमिट पॉइंट का सेट जो होता है वो कॉम्पैक्ट सेट होता है। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इज अ कॉम्पैक्ट सेट, वो कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है बात। ये छोटे छोटे रिजल्ट थे, छोटी छोटी थ्योरम्स थी। मैं सारी वो थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सारा कुछ आपको कोचिंग सेंटर में बताया जाएगा जब आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे, और ये यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग द फ्रेंड्स। थैंक यू अगेन।